मैंने इंटरनेट पे इतना कुछ आज तक नहीं देखा है। आयुर्वेद का कैसे कनेक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन से? आयुर्वेदा बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो आयुर्वेदा का एक प्रयोजन है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम। इस इते आयुर्वेदा प्रयोजन। स्वस्थ जो है बॉडी, उसको स्वस्थ भी रखना है और विकार होने के बाद उसको ठीक भी करना है। कैसे पता चले कि अब मुझे डिटॉक्स करने की जरूरत है? ऋतु इज इम्पोर्टेंट फॉर स्लीप। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, सर्द, हेमंत। हम लोग सो नहीं सकते 6 घंटे दिन के टाइम पे, आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, आईज में स्वेलिंग आ जाएगी। नॉर्मली कॉमन पूछेंगे कि आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है तो क्या बोलेगा? आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लेकिन उसमें से कोई नहीं करता होता। तो रीजन क्या हुआ? रीजन हुआ वाता पित्ता कफा 3 वर्ड हैं, लेकिन वाता पित्ता कफा पे ही आपकी पूरी बॉडी डिपेंड करती है। और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं कि जब सिर्फ हम लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे तो ऐसे ही शमन हो जाएगा। आजकल एक बहुत फेमस हो रखा है डिटॉक्स वाटर। जी, तो उसका कुछ बेनिफिट है? नहीं, बिल्कुल है। डिटॉक्स वाटर का बहुत बेनिफिट है, बट अगर आप आयुर्वेदा की बात करते हैं ना तो एक है गोंद कतीरा और चिया सीड्स, बहुत ही कॉमन है, हर जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं। जूस बनाएंगे कुकुम्बर का और उसमें एल्कलाइन करने के लिए हमने डाल दिया है नींबू। अगर आप उसको लगातार लेते हो तो आपकी बॉडी का जो हीट लेवल है ना वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। और कोई ऐसी कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स जो अवॉइड करनी चाहिए जो आज के टाइम पे लोग गलत कर रहे हैं? वो तो है, मैं तो सब लोगों को बोलती हूँ कि सबसे पहले तो कोई ठीक करो, सबसे जड़ तो वही है। पर इसके अलावा अगर कोई 5 टिप्स मिल जाए जिससे उनकी लाइफ सुधर जाए? डॉक्टर रेखा, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे हैं मैम आप? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बढ़िया, बहुत एकदम। अच्छे। सेकंड वैसे हमारा ये एपिसोड है जो आयुर्वेदा के ऊपर आ रहा है, और पिछले वाले एपिसोड में लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया। पर आज की डेट में कुछ चीज़ें ना बहुत कॉमन चल रही है आयुर्वेदा से रिलेटेड, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पता नहीं है भी या नहीं है, पर लोग बोले जा रहे हैं बिल्कुल सोशल मीडिया के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि उसके लिए कोई डॉक्टर हो, वो आकर के उसको बोले तो अच्छा भी लगेगा, और उसमें कहीं ना कहीं जेन्युइन बातें भी जाएगी ऑडियंस तक। क्यों? बिल्कुल। तो जैसे भाई ने बता रहे हैं कि आयुर्वेदा के ऊपर बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, हमने खुद भी किया है जनरल, उसमें हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी हैं। बट आज जो हम टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू आयुर्वेदा, इसके ऊपर जब हमने रिसर्च किया कि डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर लोग बहुत कुछ सर्च कर रहे हैं कि डिटॉक्स कैसे करें, अपने बॉडी को कैसे डिटॉक्स करें, माइंड को कैसे डिटॉक्स करें, बट आयुर्वेदा के अंदर इसका सॉल्यूशन है, ये भी हमने देखा, बट कोई बात ही नहीं कर रहा जी। तो आज जो है हम कंप्लीटली उस चीज़ को कवर करने वाले हैं। तो मैम, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दीजिए हमारी ऑडियंस को, जिससे वो कनेक्ट कर पाए कि एक्चुअली में जो पर्सन उनको नॉलेज दे रहा है वो है कौन। जी, बेसिकली मैं थोड़ा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ और मुझे तकरीबन 14 ईयर्स से मैं सिर्फ़ और सिर्फ आयुर्वेदा पे प्रैक्टिस कर रही हूँ। और आयुर्वेदा में भी हमारी बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, जिसमें मैं पंचकर्मा पे और जो लेडीज़ डिसऑर्डर्स होते हैं उनके ऊपर मेनली काम करती हूँ। और अपने जो 14 ईयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने जितना भी देखा है कि जितनी जो डिजीज़ होती हैं, मोस्टली जैसे हम बात कर रहे हैं अभी डिटॉक्सिफिकेशन की, स्टार्टिंग ही वहीं से होती है। जब हमारी बॉडी क्लीनिंग नहीं हो पाती तो दोषों का, अब आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो अगर हम देखते हैं तो जो दोषाज होते हैं वो धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में। ऐसा नहीं कि वो एकदम से बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। एक्यूमुलेट होने के बाद वो डिजीज़ में, या फिर विकार बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, उसके बाद वो अपने सिम्टम्स देना शुरू करते हैं। तो लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब वो सिम्टम्स आ जाते हैं हम तब ध्यान देते हैं कि अब मुझे ये हो गया है, अब मैं डिटॉक्सिफिकेशन पे आना शुरू करूं। बट डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए जैसे ही हमारा कुछ भी लाइफस्टाइल चेंजेस होता है। लाइफस्टाइल चेंजेस में कुछ भी हो सकता है। हमारा वर्कलोड प्रेशर है कि हम लोग 10 बजे सो जाते थे, लेकिन वर्क प्रेशर इतना बढ़ गया है कि अब हम 12 बजे से पहले नहीं सो पाते हैं। हम कितना भी कोशिश करें, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स ना, हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है। हमें पता है कि हमें इस टाइम तक सोना है, बट कुछ चीज़ें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम नहीं कर पाते। तो हमें पता चल गया है कि अभी हमारे जो दोष हैं, वाता पित्ता कफा है, वो धीरे धीरे करके बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए हैं। तो वो धीरे धीरे जैसे ही एक्यूमुलेट होंगे वो आपको थोड़ा थोड़ा करके सिम्टम देंगे। एकदम जब बढ़ जाएंगे तो आपको डिजीज़ दे देंगे, विकार।
तो बेसिकली मैं जो आयुर्वेदा की प्रैक्टिस कर रही हूँ 14 ईयर्स से, और उसके साथ साथ मैंने एमएससी किया है, मास्टर्स योगा एंड रिसर्च। तो जो मेरा मेनली जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ वो सिर्फ मैं आयुर्वेदा के साथ तो करती हूँ, उसके साथ साथ मैं योगा की भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक हम योगा को अपने लाइफस्टाइल में नहीं लाएंगे, आयुर्वेदा को अपनी लाइफस्टाइल में नहीं लाएंगे, हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। मैंने प्रैक्टिस करना जब स्टार्ट किया था तो बहुत सारी जगहों पे जो बहुत एक हाई प्रोफाइल यू कैन से, और जो बहुत लोगों तक जुड़े हुए हैं, उन ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ मैंने काम किया है। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए जो हम स्पेसिफिक करके अपने लोगों तक, अपने पेशेंट्स तक दें। तो मैंने इन दोनों चीज़ों को, पंचकर्मा है, केरला ट्रीटमेंट्स हैं और जो योगा है, उन सबको एक साथ जोड़ा है और एक हेल्थ विजडम करके मैंने एक अपना खुद का एक सेटअप स्टार्ट किया है, जिसकी जो हमारा पंचकर्मा एक बहुत केरला ट्रीटमेंट सेंटर वंसत कुंज में है और एक मालवीय नगर सेंटर भी है। तो हम वहाँ पे जितने भी हमारे पेशेंट्स आते हैं उनकी अलग से उनकी प्रकृति को पहले एनालिसिस करते हैं कि कौन सी प्रकृति है, उसकी वजह से उनका कौन सा दोष है, फिर उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट, उनका पंचकर्मा, उनका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस पूरा वहाँ पे हम करते हैं। जी, बहुत खूबसूरत आपने अपना सेंटर बनाया, हमने देखा था काफ़ी अच्छी ग्रीनरी के अंदर आपने उसको बिल्ड किया है। थैंक यू। तो मैम जैसे हमने बात शुरू ही करी है कि डिटॉक्स आयुर्वेदा से, जिसके ऊपर कोई इतने बात नहीं कर रहा, तो क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा तो इंटरनेट पे इतनी नॉलेज है भी नहीं कि हम लोग भी उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर पाएँ। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद का कैसे कनेक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन से। देखो, डिटॉक्सिफिकेशन एक बहुत खुद ही एक टर्म है कि दोषों को बॉडी से बाहर निकालना। अब आयुर्वेदा में डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब दो भागों में बटा है। जैसे आयुर्वेदा की जो चिकित्सा है वो दो तरीके से की जाती है, एक शमन चिकित्सा की जाती है, एक शोधन चिकित्सा की जाती है। शमन चिकित्सा कब करेंगे? जब दोष बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी में है, संचय में। मैंने बताया संचय होता है एक बार दोषों का, फिर प्रकोप होता है और फिर हम उसको शमन करते हैं। ये 3 फेज में हमारा जितने भी डिजीज हैं उसको हम चलता है। शमन मतलब उसको ठीक करने वाला। आयुर्वेदा बेसिकली अगर आप देखेंगे ना तो आयुर्वेदा का एक प्रयोजन है जो मेनली है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशनम, इस इते आयुर्वेदा प्रयोजनम। तो स्वस्थ जो है बॉडी उसको स्वस्थ भी रखना है और विकार होने के बाद उसको ठीक भी करना है। तो हम सिर्फ आयुर्वेदा में ये नहीं बताते कि आपको बीमारी हो गई आज ही हमारे पास और ठीक हो जाइए, उसको आपको कैसे स्वस्थ रखना है उसका भी जो शमन चिकित्सा है वो इसी के अंडर आती है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम। कि अगर आप स्वस्थ हैं तो उसको स्वस्थ रखिए, अगर आपके में एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया तो उसको वहीं के वहीं ख़त्म कीजिए। तो वो शमन चिकित्सा हो जाती है। उसमें आपका वाता पित्ता कफा के अकॉर्डिंग जो सिम्टम आ रहा है तो तुरंत उसको उन्हीं द्रव्यों से या उसकी जो वाता या बढ़ा या पित्ता बढ़ा कफा बढ़ा है उसी तरीके से लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके आप वहीं के वहीं रोक पाते हैं। लेकिन अब आती है शोधन चिकित्सा। अगर आपको हो ही गया, आपने एक्यूमुलेट कर ही लिया, आपने अपना कुछ डिजीज़ ऐसी हैं, थायराइड हो गया या फिर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गया, पीसीओडी हो गया या फिर लिपिड प्रोफाइल हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, अब आपने कर ही लिया तो फिर तो हम उसको शोधन ही करेंगे। तो शोधन का मतलब इतने बढ़ चुके हैं, ये दोष डिजीज़ को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तब तो हमें उसको निकालना पड़ेगा। मतलब अगर मोमोज ज़्यादा खा ही लिए, हाँ, तब तो अब तो उसको हमें उसको निकालना ही पड़ेगा ना। तो उसको अब हम उसको इतने दोष को हम शमन नहीं कर सकते। शमन हमें होता है स्टार्टिंग स्टेज पे धीरे धीरे करके, और बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जब सिर्फ हम लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे तो ऐसे ही शमन हो जाएगा, है ना। तो शोधन में आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। जैसे अगर वाता दोष का शमन करना होता है तो बस्तीकर्म सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। बस्तीकर्म में एनिमा होता है, वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। किसी में हम लोग ऑयल से देते हैं, किसी में हम लोग एक डिकॉक्शन बनाते हैं, स्पेसिफिक पर्सन से कस्टमाइज करके वो बनता है। और किसी में हम लोग ऑयल भी डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स होते हैं, क्योंकि कोई किसका हर बॉडी डिफरेंट है। हमारे फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं करते जी। हर पर्सन हैव डिफरेंट, तो हमारी बॉडी भी डिफरेंट है। तो वी कैन नॉट से कि हम एक ही चीज़ सबको दे रहे हैं, नहीं कर सकते। आयुर्वेदा नेवर गिव परमिशन टू गिव एवरीथिंग टू एवरीवन। तो हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो फिर उसी के अकॉर्डिंग शमन, जो हमें अगर वाता का शमन करता है तो बस्तीकर्म को अर्ध चिकित्सा बोला गया है। मतलब सिर्फ आप बस्तीकर्म करते हो पेशेंट का तो वो आधा ठीक हो जाएगा आपका। अच्छा। वाता डिसऑर्डर जो 80 प्रकार के वाता डिसऑर्डर्स है उसमें। अब ऐसे पिता आता है तो पिता मतलब अग्नि है ना, तो अग्नि जो हीट बॉडी में बढ़ गई तो जो पिता दोष है उसके लिए विरेचन कर्म होता है। विरेचन के लिए भी बोलते हैं कफ अंते विरेचनम।
कफ अंत्य विरेचना मतलब हमारी बॉडी में ना आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट जगह है। जैसे हमारा कफा का एरिया है ये वाला, मिड एरिया जो होता है वो पित्ता के लिए होता है, देन वाता का एरिया है। विरेचन कर्म जब करते हैं, पित्त दोष को हम बाहर निकालते हैं, तो हमारा सबसे लास्ट वाला दोष जो है कफ अंत्य विरेचनम, मतलब कि वाता पित्ता एंड कफा। तो जब हमारे मोशंस, हम विरेचन का मतलब क्या होता है, विरेचन में हम लोग कुछ घी देते हैं पेशेंट्स को, वो भी उनके अकॉर्डिंग, और उसके बाद में मोशंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, मोशंस बढ़ते हैं। तो मोशंस जब बढ़ेगा तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया नीचे जो एरिया है वो वाता का है, तो वाता रिमूव होगा, फिर पित्ता रिमूव होगा, फिर उसके बाद में कफ आएगा। तो कफ अंत्य विरेचनम, जब कफ दोष बाहर निकलता है तो विरेचन कंप्लीट होता है। तो हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं तो उनको जब 10 मोशन होगा उसके बाद हम बार बार पूछते रहते हैं आपके मोशंस कैसे आ रहे हैं, किस कलर का आ रहा है, उसमें झाग आ रहा है या उसमें पीता आ रहा है, कैसा आ रहा है। तो जब लास्ट में पता चलता है कि अब कफ आना शुरू हुआ है तो वहाँ पे उसका कंप्लीट क्लीनिंग हो गया है। तो वो विरेचन ट्रीटमेंट के द्वारा उसका पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हम करते हैं। तो ये हम लोग पित्ता डिसऑर्डर के हैं, वो सारे डिजीज़ के लिए ही है फिर, है ना। तो वो उसमें काम करता है। फिर आता है हमारा कफा दोष। अब कफा दोष को हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे तो उसके लिए वमन चिकित्सा है, वोमिटिंग। तो उसमें हम मतलब कि वो हम लोग खुद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो पेशेंट अपने आप का उसको वोमिटिंग शुरू हो गया, वो बीमारी नहीं है। हम दोषों को निकालने के लिए उसको क्लीन आउट कर रहे हैं। क्योंकि आप कितना भी ना, अगर आपके अंदर दोष है, अब कितने दिन दवाई खिलाओगे, तो बेटर होता है कि पहले उसको क्लीन आउट करो, है ना। जैसे मैंने अगर चाय पी, किसी गिलास में मैंने चाय पी, अगर मैं उसी में दूध डाल दूंगी तो वो क्या बनेगा, वो चाय ना चाय है ना वो दूध है, वो तो कुछ भी नहीं है। तो उसके लिए मुझे पहले उसको क्लीन करना पड़ेगा ना बर्तन को, उसके बाद में मैं डालूंगी। तो सेम ऐसे ही करते हैं कि पहले क्लीन आउट करते हैं अपने जितने दोष आपको क्लीन आउट करते हैं, फिर आपकी प्रकृति के अकॉर्डिंग हम चिकित्सा मेडिसिन हर्ब्स जो है वो चलाते हैं। तो कफ में हम वमन करवाते हैं, उल्टी करवाते हैं, वोमिटिंग करवाते हैं, है ना। तो वो भी कंप्लीट क्योर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंजेशन से भी ठीक होगा, फिर उसके बाद उसमें पीलापन भी आएगा। हम लोग बहुत बार शो भी करते हैं अपने पेशेंट्स को भी, देखो आपका किस तरीके से आया है। पेशेंट्स को भी नहीं, जो उसके साथ रिलेटिव्स आते हैं वो भी खुद देखते हैं कि ऐसे कैसे इस कलर का आ रहा है, क्योंकि पूरा का पूरा वो कलर ही चेंज हो जाता है। टॉक्सिन्स, जितना टॉक्सिन है बॉडी के अंदर उस तरीके से। तो उसको वमन चिकित्सा से हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं फिर। तो मैम जैसे आपने बताया कि लोगों को पता नहीं चलता, उनकी बॉडी जब रिएक्ट करना स्टार्ट करती है तब उनको, जब पूरी वो किसी भी एक बीमारी के कब्जे में आ जाते हैं तब उनको समझ आता है कि एक्चुअली में उनको कुछ हो गया है, प्रॉब्लम हो गई है। जैसे आपने बताया कि कोई अगर 9 बजे सोता था उसका 12 बजे तक सो जाना, मतलब नींद आना उसको, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें इशारा करने लग जाती है कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, डिटॉक्स की हमें नीड है जी। तो कैसे पता चले किसी नॉर्मल इंसान को, अगर वो हमें देख रहा है इस टाइम पे, और वो अपने आप को खुद से जज कर सके कि अब मुझे डिटॉक्स या फिर कोई ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी के साथ जिससे वो कोई ऐसी बीमारी पे ना जा कर के फंसे जहाँ पे उसको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाए ज़्यादा। जी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। अभी अगर हम अपनी बात करते हैं कि जितने भी आप हमारी एज के भी लगाएंगे, अगर 30 to 40-45 तक का सबसे मेन टाइम है जिस टाइम पे हमें बहुत वर्क प्रेशर भी होता है और उसके साथ साथ हमारे पास काम भी बहुत होता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हम लोग ना अपनी हेल्थ को बिल्कुल अवॉइड कर देते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बहुत होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम एक टाइम भी खाना खाएंगे तो हमारे पास एनर्जी स्टोर है। तो उससे क्या हो जाता है कि हम ना भूल ही जाते हैं खाना खाना, या फिर हम भूल ही जाते हैं कि हमने थोड़ी एक्सरसाइज की कि नहीं की। इवन कई बार तो भूल जाते हैं कि सांस ली भी नहीं ली, बैठ गए तो उसमें क्या करना है कि जैसे ही मैंने कई बार मैं अपने पेशेंट्स को भी बताती हूँ कि अगर आपका लाइफस्टाइल में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो आपने ना अपने ध्यान रखना शुरू कर देता है कि जैसे अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो लोग लेट नाइट सोते हैं या फिर जो लोग प्रॉपर टाइम पे खाना नहीं खाते, क्योंकि हमारी बॉडी है ना एक हीलर डॉक्टर है। हम कितने भी डॉक्टर से मिले लेकिन जो सबसे पहला डॉक्टर वो हमारी बॉडी होती है, खुद हमारा शरीर होता है। जैसे ही इसमें कुछ चेंजेस आने शुरू होंगे ना, आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि जैसे अगर नींद का ही ले लें तो अगर आपका डेली का 12 बजे या 1 बजे का सोने का टाइम है, और जो हम अगर हम देखते हैं नॉर्मल में लोग सोचते हैं कि 6 से 7 घंटे ही तो सोना है। अगर मैं 12 बजे सो रहा हूँ इट मीन्स मैं अगर सुबह में 8 बजे उठ रहा हूँ, मेरा 7 घंटे पूरा हो गया। तो वो आयुर्वेदा इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ये जो घंटे हैं, घंटों से हम लोग उसको नहीं जज करते हैं। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो हमारा पूरा दिन है, जो 24 घंटे हैं, वो 6 ऋतुओं में डिवाइड हो रखा है। ऋतु इज़ इम्पोर्टेंट फॉर स्लीप।
वी कैन नॉट स्लीप। हम लोग सो नहीं सकते हैं 6 घंटे दिन के टाइम पे। अगर आप सो के देखिए, अगर आप सोएंगे तो आपको हेडेक होना शुरू हो जाएगा, आपको हैवीनेस, आइज में स्वेलिंग आ जाएगी। नाइट शिफ्ट वालों के साथ बहुत प्रॉब्लम हाँ होती है। है ना, आपका आप डेली इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर आपका लीवर के डिसऑर्डर्स आ जाएंगे, जिसने आपने सुना होगा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड हाई हो गया। तो बहुत सारे लोगों को हार्ट के इश्यूज इसी एज में आ जाते हैं। जबकि नॉर्मली एक कॉमन पूछेंगे कि आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ रहा है तो क्या बोलेगा, आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, लेकिन उसमें से कोई नहीं करता होता। 90% नहीं करते होते। आफ्टर कोविड तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि लोग इतने कंसर्न है अपने बॉडी को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। बहुत अच्छा खाना खा रहे होते हैं, सुबह सीड्स खा रहे होते हैं, स्प्राउट्स खा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। दोपहर में लग्जरी खाना खा रहे होते हैं, पूरा सैलेड होगा, उनकी थाली पूरी एक अच्छे से, मतलब दैट इज़ अ न्यूट्रिशनल थाली होगी। शाम को सूप ले रहे होंगे, वेजिटेबल्स का सूप, लेकिन अगर हम उनके ब्लड टेस्ट के लिए भेजेंगे तो हाई लिपिड प्रोफाइल आ रहा है। तो अब और स्मोकिंग ड्रिंकिंग उनका है नहीं। तो रीज़न क्या हुआ? रीज़न हुआ क्योंकि उन्होंने प्रॉपर टाइम पे स्लीप ही नहीं ले रहे हैं। और वो अभी 4-5 दिन का नहीं है, उनका महीने का, 2 महीने का, किसी किसी का साल का हो जाता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि उनका जो एक्यूमुलेशन है वो स्टार्ट हो चुका था। तब उन्होंने 3-4 दिन के अंदर ही अपने सिम्टम्स आने भी शुरू हो जाते हैं। जिस सिम्टम्स में स्पेशली आप जो नोट करेंगे ना, अगर हम सिर्फ फिजिकली देखते हैं, ये तो ब्लड टेस्ट की बात होगी कि लिपिड प्रोफाइल बढ़ गया है, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उनका सबसे पहला जो शुरू होगा ना, उनको हेडेक रहना शुरू होगा, कंसंट्रेशन उनकी लेस हो जाएगी, है ना, मेमोरी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, उनका जो फेस है उसके ऊपर शाइन खत्म हो जाएगी, बहुत लेजीनेस हो जाता है कि आप पूरा 7 घंटे की नींद भी पूरी चुके, लेकिन पूरी बॉडी आपकी आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि आपने स्लीप ली है। वो टायर्डनेस आनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी मेमोरी लॉस एक सबसे मेन सिम्टम्स होता है कि आपको याद धीरे धीरे करके याद रहना, याददाश्त कम हो जाती है आपकी। स्किन पे किसी किसी को बहुत पिंपल्स आने शुरू, बिकॉज अगर लीवर में इम्पैक्ट होगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन को शो जरूर होगा, उसमें पिंपल्स आना भी एक सिम्टम है, हेयर फॉल होना भी सिम्टम्स। आई प्रेशर्स बढ़ जाता है क्योंकि आइज आपकी लगातार इतने घंटे तक काम कर रही हैं, उसके बाद उसका जो आपने टाइम दिया आइज़ को रिलैक्स करने का, वो टाइम है ही नहीं, क्योंकि वो जो ऋतु है वो चेंज हो चुकी है। मैंने आपको बताया कि 6 ऋतुओं के अकॉर्डिंग हमारा दिन है, तो वो ऋतु है वो, अगर आपकी जैसे शिवगृह वशय है, ये हम एक आयुर्वेदा में बोलते हैं शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो ये 6 ऋतुएं हैं हमारी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा पैटर्न पूरा बना होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त जो हम बोलते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त के लिए भी एक ऋतु है, शिशिर ऋतु, उसी को ही हम लोग बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु जो है वो मिड का टाइम है ग्रीष्म ऋतु का। तो ग्रीष्म ऋतु में अगर आप सोओगे तो बॉडी ऑलरेडी बहुत ड्राई है। ग्रीष्म का मतलब है ड्राइनेस, है ना, ड्राइनेस आप देखोगे चारों तरफ ड्राइनेस है। तो ग्रीष्म ऋतु का मतलब आप ड्राइनेस है, मतलब वाता दोष ज़्यादा बढ़ रखा है, तो उस टाइम पे सोने का कोई मतलब नहीं है। अगर इसको मैम टाइम के हिसाब से भी आप बता सकें कि कितने बजे से कितने बजे की कौन सी ऋतु होती है? जैसे बेसिकली हमारा जो पूरा दिन है 24 आवर्स है, वो हमारी 6 ऋतुओं के अकॉर्डिंग है। जैसे हम लोगों ने याद करते थे शिवगृह वशय, तो शिशिर, वसंत, हेमंत, वर्षा, शरद, ग्रीष्म। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे ना, ये 3 जो ऋतुएं हैं वो काल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक आदान काल होता है और एक विसर्ग काल। मतलब कि आदान काल का मतलब होता है कि जिसमें आपकी एनर्जी लॉस होती है, एक विसर्ग काल होता है जिसमें आपकी एनर्जी स्टोर होती है। जैसे अगर आपने देखेंगे सर्दियाँ जैसे शुरू हो जाती हैं, जो हमारा एक महीना होता है मार्च तक, अगर आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, जो 6 महीने होते हैं, उसमें हमारी एनर्जी ना काफ़ी स्टोर रहती है। हम कुछ भी खा लें डाइजेस्ट हो जाता है। अगर नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं तो हम लोग कितना लड्डू और गाजर का हलवा सब कुछ इसी मौसम में खाते हैं, क्योंकि हमारी जो पाचक अग्नि होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है। और इस टाइम पे हमारा जो बल होता है, जो हमारी पावर होती है किसी को फाइट करने के लिए या किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए, वो बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा जो है आदान काल, जिसमें जो ऋतु आती है, ग्रीष्म आ गई, वर्षा है, तो ये जो है ये हमारा मार्च के बाद वाला टाइम हो गया और वापस से घूम के बिफोर अक्टूबर, है ना। तो ये जो इसमें हमारा जो बल है वो रिड्यूस होता है। आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में हम लोग उतना एनर्जेटिक नहीं कर पाते, काम भी एनर्जेटिक नहीं करते, हम खा भी नहीं सकते, हम ज़्यादातर लिक्विड पे रहते हैं। इसके बाद वर्षा ऋतु में भी आप देखोगे तो बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन इसमें, क्योंकि इसमें भी जो हमारा ब्लड होता है, जो हमारा रक्त जो होता है, उसकी टॉक्सिन शुरू हो जाते हैं। तो उस टाइम पे भी जो हम लोग भी आयुर्वेदा जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप जितना
टॉक्सिन्स निकालना है बॉडी से, उन चीज़ों को, मतलब कि लिक्विड पे ज़्यादा पार्ट पे रहो। उसमें डिफरेंट टाइप के प्रकृति के अकॉर्डिंग हम एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, बट ज़्यादातर हम हैवी चीज़ें नहीं देते हैं खाने में। तो आदान काल और विसर्ग काल को इस तरीके से अलग अलग ऋतु के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। सेम हम आ जाते हैं तो फिर दिन को भी पूरा फिर हम ऋतु के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम शिशिर ऋतु की बात करते हैं तो जो ब्रह्म मुहूर्त हम बोलते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठ जाओ, वो 4 बजे का उठने का सिस्टम इसलिए बनाया क्योंकि उस टाइम पे जो हमारी ऋतु, जो हमारा दिन है, जिस टाइप का वहाँ पे टेम्परेचर है, जिस टाइप का उसमें सन का इम्पैक्ट है, जो मून का इम्पैक्ट है, तो वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है क्योंकि उस टाइम पे हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी स्टोर होगी। सबसे ज़्यादा हमारा जो, अगर हम उस टाइम पे उठते हैं तो हमारा जो ब्रेन का जो एक न्यूरॉन्स का सिस्टम होता है, साइनेप्स, जो एक अपने सुनते हैं ब्रेन के लिए जो काम करते हैं, जो न्यूरॉन्स काम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो इसीलिए बच्चों को भी बोल देते हैं हम लोग ना, क्यों बोलते हैं वो लोगों को नहीं पता, लेकिन बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ लो। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ने का मतलब है कि सब चीज़ें आपकी बिल्कुल फ्रेश हैं और दैट इज़ द सूटेबल टाइम। तो वो शिशिर ऋतु है। अब वापस आएंगे हम रात में सोने का टाइम, जो मैं आपको बता रही थी। तो रात को जो सोने का टाइम है वो 10 से 11 बजे, अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग जाते हैं तो दैट इज़ द शिवगिरी वश है हेमंत ऋतु वहाँ पे आ जाती है। तो हेमंत ऋतु में ही सोने का टाइम होता है। तो वहाँ पे आप अगर मॉडर्न टाइम पे जाएंगे तो 10 से 11 बजे का जो एक टाइम होता है उस टाइम पे सो जाना चाहिए। तो अगर आप डेली 10 से 11 बजे सो रहे हैं और 4 बजे उठ रहे हैं, उससे पहले सो गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस टाइम पे सो जाओ। वो मेनली डिटॉक्सिफिकेशन होता है लीवर के लिए। और लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो आपके पूरी बॉडी को संचालित करता है, पूरी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट दिखता है। और इस जो अभी का लाइफस्टाइल है, अब जो हमारा सिनेरियो है, अगर हम अपने कोविड से के बाद की अगर हम देखेंगे तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, कोई भी आप अगर फिल्म मीडिया से आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ऐसे लोगों को हार्ट अटैक होकर के प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उनकी फैमिली को, या फिर किसी भी हाई प्रोफाइल पर्सन को देखेंगे ज़्यादातर हार्ट अटैक ही आते हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि अगर आपके लीवर पे इम्पैक्ट आना शुरू होगा तो डेफिनेटली वो हार्ट पे जाएगा ही जाएगा, एडिमा बनेगा ही बनेगा। तो आपको खाने का कितना भी अच्छा करो, कितना भी आप न्यूट्रिशियस खाओ, अगर आपने लाइफस्टाइल, अपना स्लीप पैटर्न बेटर नहीं किया तो आपका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये श्योर है। मैम, जैसे आप बता रहे थे कि जो टाइमिंग होती है आयुर्वेदा के हिसाब से, जैसा मुझे अभी आपने बताया, तो उसमें मुझे समझ आया कि 10 से 11 की टाइमिंग सबसे बेस्ट टाइमिंग होती है जिसमें लोग सो जाएं। क्या ये सही है? बिल्कुल बिल्कुल, यही टाइमिंग होता है। अगर 10 से 11 बजे से लेके मॉर्निंग के 4 to 5 टाइम, जो ये बेस्ट टाइम है आपका स्लीपिंग का। तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते दिन के 7 घंटे से, वो कभी भी कंपेयर नहीं होगा, क्योंकि वही टाइम है जिसमें आपका लीवर डिटॉक्सीफाई होता है कम्प्लीटली। क्योंकि अगर हम उस टाइम पे जगते हैं ना तो हमारा लीवर कैसे डिटॉक्सीफाई होगा? क्योंकि अगर हम जगेंगे तो सबसे पहले तो हमारा जो रिलैक्सेशन पॉइंट है, जो हमारा ब्रेन रिलैक्स होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। दूसरी जो लीवर के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा है, अगर हम इतने घंटे जग रहे हैं, बीच में जग रहे हैं, तो हम पानी पिएंगे, प्यास तो लगेगी, वॉशरूम जाएंगे, तो कुछ ना कुछ हम उसको देते रहेंगे। ये है तीसरा जो मेन कॉज वही है कि वो ऋतु ही है सोने वाली। अगर आप उसमें नहीं सो गए, आपने दूसरे टाइम पे अपनी बॉडी को खाली रखा है, तो आपके धीरे धीरे करके वाता दोष एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि वो तो पूरा आपने कुछ खाया ही नहीं जिस ऋतु में आपको कुछ खाना चाहिए था। तो बेस्ट टाइम है सोने के लिए 10 से 11 बजे का, और मॉर्निंग का उठने का टाइम है 4 से 5 बजे का। तो ये इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त इम्पोर्टेंट है और रात का सोने का ये टाइम भी इम्पोर्टेंट है। ओके तो इसके साथ साथ मैम आजकल एक बहुत फेमस हो रखा है डिटॉक्स वाटर। जी जी, तो उसका कुछ बेनिफिट है? नहीं, बिल्कुल है। डिटॉक्स वाटर का बहुत बेनिफिट है। बट अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं ना, तो आयुर्वेदा, जैसे मैंने बताया, आयुर्वेदा डिपेंड करता है वाता पित्ता कफा। वाता पित्ता कफा 3 वर्ड हैं, लेकिन वाता पित्ता कफा पे ही आपकी पूरी बॉडी डिपेंड करती है। जैसे अगर हमने बात करें डिटॉक्स वाटर, तो अभी बहुत सारे हम भी वीडियो देखते हैं कि 3-4 ड्रग्स हैं, वो हैं नेचुरली बहुत इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन आप उनको लंबा टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपकी प्रकृति तो एनालिसिस नहीं किया कि आपकी प्रकृति क्या है। तो अगर आपने डेली मान लो जैसे कुकुम्बर है, कुकुम्बर बहुत अच्छा काम करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन से पहले समझना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन है क्या। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है टॉक्सिन्स को बॉडी से रिमूव करना।
अब टॉक्सिन्स बॉडी में कौन सा टॉक्सिन है वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स वाता है, कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन कफा है, कि टॉक्सिन पित्ता है। अब हम सारे लोग जो हैं वो हम लोग एक जैसे तो नहीं है, है ना। किसी के जैसे मैं पित्ता प्रकृति हूँ तो कोई कफा प्रकृति है, किसी में वाता प्रकृति है, तो सबकी प्रकृति अलग है। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो हम करते हैं अपनी बॉडी का वो भी डिफरेंट होता है और डिफरेंट ड्रग्स के साथ होता है। तो बट जो एक बहुत कॉमन है वो चल रहा है, लेकिन इसको भी आप कुछ टाइम के लिए लीजिए और उसके बाद में उसको बंद कर दीजिए। अगर आपने एक नॉर्मल किसी के थ्रू पता किया है और वो स्टार्ट किया है तो आप उसको कुछ दिन के बाद बंद कर दीजिए, क्योंकि वो फिर साइड इफेक्ट भी करेगा। तो आयुर्वेदा के बेस पे अगर इसको हम शॉर्ट में समझना चाहें कि किसकी क्या प्रकृति है, वो उसके लिए कैसे इसको प्रिपेयर करना चाहिए जी। डिटॉक्स वाटर को देखो, अगर हम बात करते हैं तीनों दोषक, तो मैं एक एक करके बात बताती हूँ आपको। जैसे सबसे पहले हम वाता वाले कैसे लोग होते हैं जिनको जैसे नी पेन आता है, या बहुत जो चंचल होते हैं। वाता का मतलब है एयर कैसी होती है, वो चंचल होती है ना। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा चलना पसंद करते हैं, हमेशा बातें करना पसंद करते हैं, उनको नींद की प्रॉब्लम आती है, डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप नहीं आती है, पैटर्न से रहती है। तो सारे ऐसे चंचल वाले जो गुण होते हैं ना वो सारे वाता के अंदर है। तो अब उसके अंदर वाता दोष बढ़ गया, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमें जो वाटर बनाना चाहिए ऐसा बनाना चाहिए जो कि वाता मतलब एयर की क्वालिटी को रिड्यूस करेगा। जैसे एयर की क्वालिटी है हल्की और ठंडी, तो उसके अपोजिट जो ड्रग होंगे वो उसको काम करेंगे। जैसे हम अपने वाता वाले को क्या बताते हैं कि सुबह में वो उठ के सबसे पहले जो है आधा चम्मच मेथी का दाना, आधा चम्मच सौंफ और उसके साथ एक दालचीनी की एक स्टिक, वो डाल के एक आधा गिलास पानी में उबाल लें, फिर उसको आधा घंटे के लिए रखें ताकि उसका पूरा एक्सट्रैक्ट आ जाए, और उसके बाद उसको 2 गार्लिक बर्ड्स के साथ उसको खाएं। तो ये वाता वाले लोगों के पे अच्छा काम करेगा। वाता में ही सारे पेन वेन जो है वो सारे वात डिसऑर्डर के अंडर ही आते। 80 प्रकार के वाता दोष बताए हैं आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, है ना। तो जितने भी हमारी डिजीज़ है ना, पार्किंसन हुआ या फिर डिमेंशिया जिसमें मेमोरी रिड्यूस होती है, या कोई भी टाइप का पेन, सर्वाइकल से लेके कोई भी पेन है, ये सारे के सारे आते हैं वाता डिसऑर्डर्स के अंदर। तो ये सब जितने भी वाता डिसऑर्डर है ये ड्रिंक उन पे बहुत काम करेगा और इसको लॉन्ग टर्म तक ले सकते हैं, क्योंकि ये आपके प्रकृति के अकॉर्डिंग है। अब अगर हम आते हैं पित्ता, है ना, तो पित्त दोष जो होता है, देखो पित्त दोष बहुत अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर वो आप लेवल में दोष है उसको बोला जाता है, बट जैसे प्रकृति। तो जो पित्ता वाले लोग होते हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं। जैसे इसके लिए एक श्लोक भी बोला गया, प्रभा प्रसादो मेधात पित्त कर्मा विकारजम। प्रभा होती है उनकी, प्रसन्न रहते हैं, और जो उनका जो बोलने का स्टाइल बहुत प्रभावशाली होता है। अगर आप उनसे बात करेंगे तो ये सब चीज़ें उनके अंदर होती हैं। लेकिन अगर दोष आपका लेवल पे है तो वो अच्छा इम्पैक्ट करेगा, लेकिन वो अगर आपका दोष बढ़ गया, लेवल से ऊपर चला गया, तो वो नेचुरली वो टॉक्सिन क्रिएट होने लगी बॉडी में, तो फिर हमें उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, हम पित्त के अकॉर्डिंग ही करेंगे, क्योंकि अगर हीट बढ़ी है बॉडी की, पित्त का मतलब हीट, है ना, पित्ता मतलब हीट। तो हीट अगर बॉडी में ज़्यादा बढ़ी है तो उसके कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे उसको एसिडिटी आना शुरू हो जाएगा, हेयर फॉल ज़्यादा शुरू हो जाएंगे, ग्रेइंग ऑफ हेयर शुरू हो जाएगा, है ना। तो फेस पे पिंपल्स, पिगमेंटेशंस ये भी स्टार्ट हो जाते हैं अगर एक्सेसिव बढ़ना शुरू हो गया। फीमेल्स में इनफर्टिलिटीज़ के भी बहुत सारे कॉजेज़ पित्ता की वजह से आ जाता है। बार बार अगर कंसीव कर लिया है तो अबॉर्शन होने के चांसेस है, तो बहुत सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। अब पित्ता भी 40 टाइप के रोग पित्ता के अंदर आते हैं। पित्ता को अगर रिड्यूस करना, मैं पित्ता दोष को रिड्यूस करना मतलब हीट को बॉडी के अंदर से रिड्यूस करना है, तो हम कुछ ऐसे ड्रग लेंगे जो हीट को कम करते हैं। तो जिसमें हमारे सबसे इम्पोर्टेंट 2 द्रव्य आते हैं, जो एक है गोंद कतीरा और चिया सीड्स। बहुत ही कॉमन है, हर जगह पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो गोंद कतीरा और चिया सीड्स को 2 घंटे के लिए हम लोग भिगो देंगे, 2 या 3 घंटे के लिए फूल जाते हैं। क्योंकि अगर हमें अंदर ले लिया, उसको ऐसे ही खा लिया, तो हमारे पूरी बॉडी का वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे और फिर ड्राइनेस बॉडी के अंदर बढ़ सकती है। तो हम क्या करेंगे, उसको 2-3 घंटे के लिए भिगो देंगे। उसके बाद में हम एक जूस बनाएंगे कुकुम्बर का, और उसमें एल्कलाइन करने के लिए हमने डाल दिया है नींबू के छोटा, ज़्यादा नहीं डालने की जरूरत है, थोड़ा सा डाल दिया, और उसमें जो हमारा मटेरियल गोंद कतीरा और चिया सीड्स उसको मिक्स कर देंगे।
तो वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, सबसे पहले तो बहुत ही न्यूट्रिशियस है, और अगर आप उसको लगातार लेते हो तो आपकी बॉडी का जो हीट लेवल है ना वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। और आपका जितने भी पित्ता की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जो मैंने आपको बताया कि स्किन के हुए या लीवर डिसऑर्डर्स हुए, आपका लिपिड प्रोफाइल का डिसऑर्डर्स हुआ, तो वो सारे के सारे धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो होम रेमेडी आपको किचन में मिल जाएगी, आपको बाहर जाके कुछ चीज़ें खरीदनी नहीं है, आपको आसानी से मिल जाएगी, बट करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं कफा दोष, अब जब कफा दोष है, कफा दोष में हमारा एक्यूमुलेशन है जो कफ का, मतलब कफ सुनने में ऐसा लगता है जैसे म्यूकस एक्यूमुलेशन, ऐसा नहीं होता। कफा ये भी एक बहुत अच्छा है, स्निग्ध दोष है एक तरीके से। अगर आप नॉर्मल स्निग्ध है, मतलब अगर आपकी बॉडी स्नेहित है, लुब्रिकेशन अच्छे से हो रखा है, तो वो कोई सिम्टम्स नहीं देंगे, वो आपको इनफैक्ट आपको हेल्दी बनाएंगे, क्योंकि लुब्रिकेशन एक्चुअल में अच्छा हुआ है बॉडी में, आपके एंजाइम्स की फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे से होगी। लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हुआ तो उसके फिर आपके डिफरेंट करके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम कुछ भी नहीं खाते हैं फिर भी हमारा वेट बढ़ रहा है, तो उनका कफा दोष बढ़ गया है। कुछ लोगों को बोलते हैं, हमारे लोकल भाषा में बोलते हैं कि हवा भी लगती है, तो हवा भी लगने वाले लोग वही होते हैं कफा दोष वाले, कि वो कुछ भी नहीं खाएंगे बट वेट बढ़ता है। तो उसमें क्या होता है कि पाचक अग्नि जो है वो रिड्यूस हो जाती है, हमारा जो डाइजेस्टिव पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है, तो उसकी वजह से कफा उसको कवर कर देता है, मतलब एक तरीके से कवरिंग दे देता है। उससे जो हम लोग कुछ भी खाते हैं वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता अच्छे से, और वो धीरे धीरे करके बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाता है। और एक्यूमुलेट होने के बाद वो धीरे धीरे अपने सारे सिम्टम्स, जैसे वेट बढ़ना, स्वेलिंग आ जाना, कंजेशन ज़्यादा बढ़ जाना, कुछ भी थोड़ा सा भी अगर आपने फ्रिज का आइटम बस देख भी लिया तो भी आपका साइनस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, हेडेक बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कफा दोष वाले जो है उन लोगों के लिए आती है। तो अब अगर हमने बताया कि ये इसकी जो प्रकृति है वो ठंडी है, वो ठंडा है, तो अगर हम उसका डिटॉक्स वाटर बनाएंगे या डिटॉक्सिफिकेशन उसका करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, उसके अपोजिट ही करेंगे। तो उसके अगेंस्ट हमें लेना पड़ती हैं चीज़ें, जैसे गर्म पानी। सिंपल अगर आप गर्म पानी सिप कर करके अगर आपने ले लिया ना, तो उससे बेस्ट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है कफा दोष वालों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप एक सिंपल पानी बना के रखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि एक तो जो मधु, गर्म पानी में 1 चम्मच मधु डाल दो, मधु मतलब शहद, हनी है ना, तो वो उसको सुबह मॉर्निंग में आप लेना शुरू कर दो, तो वही आपकी जितना भी है ना लुब्रिकेट कर देता है, मुकोलाइटिक का काम कर देता है जो हमारा हनी और गर्म पानी होता है। दूसरा एक जो चीज़ है मेथी दाना, मेथी दाना भी गर्म होता है, तो मेथी दाना का तुलसी के कुछ पत्ते और उसके अंदर आप जिंजर, ये 3 चीज़ें ही सिंपल सा है, अपना सुबह बनाओ, ग्रीन टी की तरह उसको पियो, डेली पियो, वेट रिडक्शन शुरू हो जाएगा, पेन खत्म हो जाएगा। क्योंकि एडिमा जब हो जाता है ना, जो स्वेलिंग हो जाती है, कहीं पे भी हो सकती है, फेस पे भी हो जाता है, पैरों में भी हो सकती है, तो कहीं पे भी वो सारी स्वेलिंग को ही रिड्यूस कर देगा, जो वाटर रिटेंशन हम बोलते हैं, तो उसकी वाटर रिटेंशन को ही रिड्यूस कर देगा पूरी बॉडी से। तो जब आपका धीरे धीरे करके कफ दोष ही नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, तो वो आपके सारे सिम्टम्स ही रिड्यूस हो जाएंगे। ओके तो मैम जैसे अभी आपने बताया कि वाटर से रिलेटेड, तो आप ही शिवम भाई ने आपसे पूछा कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है चीज़ें ये सारी की सारी जो आप बता रहे थे अभी, पर अगर हम बात करें फूड की, कि क्या जब हम डिटॉक्स कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, या हमें नीड है अब डिटॉक्स करने की, तो उस टाइम पे हमें कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए और कौन से फूड हमें अपने डेली डाइट्स पे यूज़ करने चाहिए? देखो, फूड भी ना हमेशा डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर आयुर्वेदा अलग तरीके से बात करता है, आयुर्वेदा कभी ये नहीं कहता कि आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन अमाउंट खाना है, क्योंकि हो सकता है आपकी बॉडी को प्रोटीन अमाउंट चाहिए, क्योंकि हमारे हेयर से लेके स्किन से लेके एवरीथिंग कम्स ड्यू टू प्रोटीन पार्ट से बनी होती है। लेकिन कुछ लोगों की बॉडी पे आपकी जैसे किडनी का फिल्ट्रेशन पे डिपेंड करता है, आपके बॉडी के डाइजेशन लेवल पे भी बात करते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से प्रोटीन का कितना कंज्यूम है। प्रोटीन है सबसे इंपॉर्टेंट, तो कार्ब है, फिर उसके बाद प्रोटीन का ही लेवल है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो सबसे ज़्यादा लेने चाहिए वो दोनों यही हैं। लेकिन इन पे भी ना हमें ध्यान रखना है कि हमें कितना कितना खाना है। तो हमें जब हम खाना शुरू करते हैं, हमारी एक थाली जो बनती है खाने की, उसमें हमें देखना चाहिए कि हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमेशा एक पार्ट होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में सब में ग्रेन ही आता है ना, तो ग्रेन का कौन सा पार्ट हम ग्रेन का ले रहे हैं, कोई भी ग्रेन ले सकते हैं, पल्स मिलेट भी ले सकते हैं, कोई मिलेट भी ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं, जबकि गेहूँ आजकल ये है कि कम खाना चाहिए, वो अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगी, बट ग्रेन के अंडर आता है ना। तो एक पार्ट हमारा ग्रेन का होना चाहिए और एक पार्ट हमारा प्रोटीन का होना चाहिए, जो हमारी एक थाली है उसके 4 पार्ट बना दो,
है ना। तो एक पार्ट हो गया कार्ब का, एक पार्ट हो गया प्रोटीन का, 2 पार्ट हमारा होना चाहिए वेजिटेबल्स, जो भी हमारा सीजनल वेजिटेबल। सीजनल वेजिटेबल का सबसे अच्छा तरीका होता है जो मार्केट में सबसे सस्ती है वो सीजनल है तो वैसे ले लो उसको, ठीक है। तो सीजनल वेजिटेबल हमारी 2 पार्ट होना चाहिए और उसके साथ में हमारा सैलेड होना चाहिए। सैलेड बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हाई फाइबर जब तक नहीं खाओगे आप कुछ भी खा लो फ्लश आउट नहीं होगा, तो वो सारा एक्यूमुलेट ही होता रहेगा बॉडी में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसको 2 पार्ट में ही रखें। अब 2 पार्ट में जब हम सैलेड लेते हैं ना, तो वो सैलेड और जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल तो सीजनल आ ही जाएगा, उसके बाद जो सैलेड भी है वो भी सीजनल ही लेना है। इसमें से कोशिश ये रखना है कि उसमें बीट रूट रहे या आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हाईली एनेमिक लोग होते हैं। अभी अगर हम किसी का भी ब्लड टेस्ट कराते हैं तो ज़्यादातर जो लोग हैं, लेडीज़ खास तौर पे, जेंट्स में विटामिन डी B12 डेफिशिएंट मिलता ही मिलता है और लेडीज़ में आयरन की डेफिशिएंसी मिलती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीट रूट है दोनों को कवर करता है, B12 को भी कवर करेगा प्लस जो आयरन है उसको भी कवर करेगा। एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ वो ये भी है कि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है ना कि हमने खाना खाया है, जो हमने, मेरे को एनीमिया हो गया, मतलब मेरा हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है ना, मेरा खून की कमी हो गई है शरीर में, लोकल भाषा में जो बोलते हैं, तो मैंने को खा लेना, चुकंदर खाना शुरू कर देते हैं ना। बहुत सारे चुकंदर खा रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं, जूस स्टॉल पे लगे रहते हैं, अभी सर्दियों में देखेंगे तो पूरा लगे रहेंगे, है ना। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो लेग करते हैं, और बाद में ब्लड टेस्ट भी कराएंगे तो उतना नहीं मिलेगा, हाँ थोड़ा बहुत बढ़ा मिलेगा, उतना नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है ना, जो आयरन, जो हम हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए उसको ले रहे हैं, अब 2 वर्ड से बना है, हीम ग्लोबुलिन। हीम मतलब आयरन, ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन, और एक हीमोग्लोबिन 4 ग्लोबुलिन से जुड़ा होता है। मतलब अगर आपने 1 पार्ट चुकंदर खाया है तो 4 प्रोटीन भी खाने हैं, तभी वो 1 बनेगा, है ना। तो तभी हीमोग्लोबिन बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, खाते रहते हैं खूब सारा, किसी लोगों के तो टीथ भी लाल हो जाते हैं, इतना चुकंदर खा लेते हैं वो लोग, है ना। तो लेकिन पूरा एक कंपोनेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा जब भी आपको ऐसे तरीके से खाना शुरू करना है, तो इसलिए मैंने देखा प्रोटीन भी डाला है खाने में, कार्ब भी डाला है, प्रोटीन भी डाला है, सीजनल वेजिटेबल्स भी डाली हैं, और उसके बाद सैलेड भी डाला है। दिस इज द कंप्लीट थाली फूड की। और अवॉइड क्या करना चाहिए मैम? देखो, अवॉइड डिपेंड्स करता है कौन सी ऋतु है। हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन जब बॉडी का करोगे तो आपके ऋतु के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर अभी की बात कीजिए, ऋतु संधि चल रही है अभी, इसको ऋतु संधि बोलते हैं, जब हम इस सीजन से हम सर्दी में एंटर कर रहे हैं। तो ऋतु संधि में आप देखेंगे ना, ऋतु संधि में बहुत सारी चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, सारे के सारे दोषाज एकदम से चेंज होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को अभी देखोगे आप, बच्चों को, बड़ों को, किसी को भी देखोगे, किसी को वायरल है, किसी को फीवर है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ऋतु संधि चल रही है। हमारी जो हमारी इम्यूनिटी होती है ना, सबसे लो डाउन होती है ऋतु संधि में। तो बहुत जल्दी कोई भी डिजीज़ हमारे पे अटैक कर जाती है अगर हमने अपने खाने को ध्यान नहीं रखा। तो इस मौसम में स्पेसिफिक आपको बहुत लिक्विड डाइट लेनी है, क्योंकि अगर आप लिक्विड डाइट नहीं लोगे ना, तो आपका जो कंजेशन है, जो चेस्ट में जो कंजेशन बनता है, जो बच्चों में भी अभी बन रहा है, वो आपका डाइल्यूट ही नहीं होगा, वो वहाँ पे स्टक हो जाएगा, चिपका रहेगा। आप कितना भी म्यूकोलाइटिक ड्रग्स ले लो, कितना भी कुछ खा लोगे आप, इतने सारी मेडिसिन ही देते रहते हैं बच्चों को, वो काम ही नहीं करेगी। उसके बाद जब वो काम करेगी तो वो इतना ड्राई कर चुकी होगी बॉडी को, फिर सूखी खांसी आनी शुरू हो जाएगी। तो इस मौसम में सबसे ज़्यादा आप कोई किसी भी फॉर्म में सूप ले लो, या फिर पानी ले लो, या फिर थोड़ा सा गर्म करके जो कुछ मैंने बताया, जीरा पानी, ये सब डाल के ले लो, कैसे फॉर्म में ले लो, लेकिन लिक्विड लो ताकि वो डाइल्यूट हो सके। डाइल्यूट होके तो फ्लश आउट होगा, नहीं तो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस मौसम में स्पेशली इन चीज़ों का ध्यान रखना है ऋतु संधि में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली बच्चों को तो, क्योंकि बच्चे 1-1 महीने तक आजकल खांसी रहती है। रीज़न बीइंग यही है क्योंकि हम लोग पहले तो उसको एंटीबायोटिक खिला देते हैं, एंटीबायोटिक खाने के बाद उसकी थोड़ी खांसी ठीक होती है तो ड्राइनेस बढ़ती है, तो ड्राइनेस की वजह से खांसता रहता है। फिर इतने दिन तक अगर हमारी बॉडी में कोई भी टॉक्सिन रहा तो फीवरिश हो जाएगी। बिल्कुल सही है ना। तो वो सब चीज़ें, तो हमें उसको डाइल्यूट करके बॉडी से निकालना है, वो इम्पोर्टेंट है। और कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना बच्चे को या बड़े को भी, ताकि मोशंस के थ्रू ही निकलेंगे टॉक्सिन्स। ठीक है। तो सेम वैसे ही हम लोग कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं बोल सकते कि आपको इस मौसम में नहीं खाना है। ये डिपेंड करता है आपको कौन सा एलिमेंट है, कौन से आपको डिजीज़ है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं अर्थराइटिस में सारे पेन आ जाते हैं ना, पेन जो उस पेन में क्या आप अवॉइड करोगे, जो ऐसी चीज़ें जो वाता को बढ़ाएंगी, है ना। जैसे जिसमें मटर है, अभी तो सीज़न अभी आ गया है तो मटर मिलेगी आपको बहुत, मटर आपको नहीं खानी है। गोभी, बंद गोभी,
तो गोभी की जो फैमिली की जितनी है वो सारी वाता को बढ़ाती है। बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि जब से उनको खाएंगे तो पूरी की पूरी ब्लोटिंग शुरू हो जाती है। तो वाता को बढ़ाने वाली चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठंडी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है, फ्रिज के आइटम्स तो लेने ही नहीं है। इवन अगर आप फ्रिज में कुछ रखा आपने, फ्रूट भी, अगर आपने एप्पल रखी है तो उसको खाना है तो उसको भी थोड़ा पहले बाहर रखिए, उसके बाद उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो, उसके बाद उसको खाइए, तो वो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। अदरवाइज ये नुकसान भी कर सकता है क्योंकि ठंडा हो गया। तो इस तरीके से अगर हम उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो हमें हमारा पेन वेन है आधा तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम उसको एक्यूमुलेट ही नहीं होने दे रहे बॉडी में। तो उस चीज़ों का, इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए खाने में। तो ये तो हो गई मैम डाइट की बात। हाँ, डाइट हमारे पूरे डे का एक पार्ट है, उसके अलावा बहुत चीज़ें हैं जो हम करते हैं। तो डाइट के साथ साथ लाइफस्टाइल में क्या कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो किसी बंदे को अडॉप्ट करना चाहिए अगर वो डिटॉक्स कर रहा है तो? बिल्कुल, देखो अगर आप डिटॉक्स के तरफ इतना इंटरेस्टेड हैं तो आपको सिर्फ ना खाने में ध्यान नहीं देना चाहिए। खाने का जो है वो हमेशा एक अलग तरीके से खाया जाता है। जैसे कि अगर मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ तो हमारी तरफ एक बहुत फेमस कहावत है कि जो मॉर्निंग वाला जो खाना है वो एक ना राजा की तरह खाना चाहिए, किंग की तरह, है ना, कि जितना भी न्यूट्रिशियस खाना है, सीड्स हुए या फिर हमारे नट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम सुबह में खा सकते हैं, क्योंकि वो एक थोड़ा अमाउंट है लेकिन लग्जरी अमाउंट है। तो राजा की तरह खाना चाहिए। फिर हमारा आता है लंच, उसके बीच में हमें कुछ नहीं खाना है। अच्छा। वो 5 से 6 घंटे का जो अंतर है वो हमें बार बार अपने बॉडी को नहीं देना है कि बस खिलाते रहो, सफिशिएंट है उसके लिए ना। बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तो मांग लेगी, उसको ज़बरदस्ती मत एक्यूमुलेट करो, है ना। तो उसके बाद जो लंच आता है, लंच को बोलते हैं कि प्रिंस की तरह खाओ, क्योंकि प्रिंस यंग है ना, तो खूब सारा खा सकता है। तो उस टाइम पे हमारी पाचक तकनीक भी स्ट्रांग है, तो उस टाइम पे आप पूरा अच्छे से सारे जो न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं वो, मतलब खाने में जो हमें फूड खाना है, कार्ब खाने, प्रोटीन खाने, सब कुछ वहाँ पे खाओ। फिर उसके बाद में कुछ मत खाओ। फिर हमारा आ जाता है डिनर। तो डिनर का जो टाइम होता है, नॉर्मली हमें कोशिश करनी है कि 7 से 7:30 मैक्सिमम 8 तक, उससे पहले हमें सोने से 2 घंटे पहले, मैंने बताया कि 10 से 11 तक सो जाना, तो मतलब 8 बजे तक आपको अपना डिनर ख़त्म कर देना है। अब डिनर के लिए बोलते हैं भिखारी की तरह खाओ। अब भिखारी की तरह का मतलब है कि उसके पास कुछ है ही नहीं, तो जो मिल रहा है खा लो, हल्का फुल्का, मतलब भिखारी का मतलब है हल्का फुल्का जो भी है वो खा लो। दूध भी पी सकते हो। तो अभी जो अगर सीजन की बात कर रहे हैं, जो सीजन चेंज कर रहे हैं, तो आप हल्दी वाला दूध, एक गिलास दूध में हल्का सा पिंच हल्दी डाल के या फिर मुनक्का डाल के खुद भी ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। तो आपकी वैसे ही कैल्शियम तो मिलेगा ही दूध की वजह से, और उसके साथ साथ मैग्नीशियम, जो कि स्लीप के लिए बहुत अच्छा है। कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं नींद अच्छे से नहीं होती, तो वो प्रॉब्लम यही होता है कि उनके मैग्नीशियम, सोडियम के जो एक आयंस होते हैं ना, उसकी वो डेफिशिएंसी होती है। तो मैग्नीशियम भी हाई अमाउंट में होता है उसमें। तो उस टाइम पे आप दूध के साथ हल्का सा उसमें एक पिंच हल्दी और या फिर मुनक्का डाल के उसको ले लें। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं खाना है। जब आपने ये स्टॉप किया तो ऐसा नहीं कि अब मैं 10 बजे तक जगना है तो मैं लगा पड़ा है, तो वो तो फिर एक्यूमुलेट हो रहा है ना बॉडी में। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद ये ध्यान रखना है कि जो हमारे खाने के बीच का जो इंटरवल है उसको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि वी आर नॉट लाइक ए डस्टबिन ना, कि जो कुछ आया सब कुछ डाल दिया। हमें बस उसको खाने, अपना प्रॉपर खाना खाना है। और ये तो खाने का है, उसके साथ एक लाइफस्टाइल है कि आप जब भी आप खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद में, एक तो जब भी कोई भी खाना खाया तो आपको लेफ्ट साइड में लेट जाना है, लेफ्ट साइड, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए भले ही लेफ्ट साइड में, लेफ्ट करवट में लेट जाओ। और इससे एक और इम्पोर्टेंट होता है कि उसके बाद उठो और 100 कदम चलो। अच्छा, 100 कदम चलना चाहिए। 100 कदम चलने से भी आपका डाइजेस्टिव जो है, जो आपने खाना खाया है, तो वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है जो भी फूड है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि एक तो लेफ्ट साइड में लेटो और उसके बाद 100 कदम चलो। 100 कदम का ही वर्णन है आयुर्वेदा में, वो नहीं है कि अभी आज हमने 6 किलोमीटर का रन किया है, हमने 10 किलोमीटर, कुछ नहीं होता है उससे। बस गुड है, अपनी जितना भी आप ब्रिस्क वॉक करते हैं आपके लिए अच्छा है, बट उतना ये नहीं होगा कि आप उसी से सारे डिजीज ठीक कर लो। सही है ना। ओके। और कोई ऐसे कोई लाइफस्टाइल हैबिट्स जो अवॉइड करनी चाहिए जो आज के टाइम पे लोग गलत कर रहे हैं? वो तो है, मैं तो सब लोगों को बोलती हूँ कि सबसे पहले तो अपनी स्लीप को ही ठीक करो। सबसे जड़ तो वही है। आपने स्लीप ही नहीं ठीक की तो आप कुछ भी खा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी खा लो, मतलब कि आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। आप सुबह से रात तक पूरा माप के खाना खा रहे हैं, लेकिन आप सो ही नहीं रहे हैं, तो सब वेस्ट है, सब का सब वेस्ट है, कभी ठीक नहीं होगे। आपके सारे के सारे लीवर की प्रॉब्लम बढ़ेंगी, एडिमा बढ़ेगा ही, मेमोरी पे इम्पैक्ट करेगा ही करेगा।
तो सबसे पहला जो हैबिट है स्लीप की आपको ठीक करनी ही पड़ेगी। अगर आपकी स्लीप में कुछ प्रॉब्लम है तो फिर आपको आयुर्वेदा के हर्ब्स या फिर उसकी पंचकर्मा या केरला ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी कई बार क्या होता है कि हम काम की वजह से होता है, कई बार हमारी स्लीप ही डिस्टर्ब होती है, स्लीप एपनिया जो बोला जाता है। फिर तो आपको अपनी स्लीप पे काम करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक औषधियों का शुरू कर देना चाहिए। तो मैम डिटॉक्स का जो प्रोसेस है इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है? जैसे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि भाई मैं उल्टा सीधा खा रहा हूँ, 10 दिन के लिए मैंने डिटॉक्स किया, उसके बाद सब ठीक है। देखो मैंने तो अभी बताया कि जो हमारी बॉडी है ना वो एक अपने आप ही एक डॉक्टर है ना। जैसा आप उसको दोगे वैसा ही वो आपको रिएक्ट करेगा। तो अगर आपने 10 दिन तक उसको अपना इम्प्रूव करने की कोशिश की तो वो आपको 2 दिन के लिए इम्प्रूवमेंट देगी। अच्छा। तो ये तो बेसिकली एक लाइफस्टाइल है। आप अपना जो रूटीन चेंज कर रहे हैं या अपने बॉडी को अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना खिला रहे हैं या उसका लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, वो तो आपको लॉन्ग टर्म ही रखना चाहिए। मतलब दिस इज़ योर लाइफस्टाइल, दिस इज़ नॉट डिजीज़, है ना। आपको फीवर तो हुआ नहीं है कि 4 दिन के लिए आपने दवाई खा ली और 4 दिन के बाद फीवर उतर गया तो आपने छोड़ दिया। आप अपनी बॉडी को क्लीन कर रहे हो, तो बॉडी को क्लीन तो हमेशा करोगे। जैसे आपने बंद किया तो आपकी बॉडी की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएंगी, है ना। तो इसको एज ए इंटरेस्ट के साथ अपना बॉडी को लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो, उसको एक बर्डन के लिए नहीं लेना है, उसको एक अपना इंटरेस्ट के साथ जितना आप कर सकते हो ना उसको लंबा फोकस करो। ऐसे मत करो कि सारी चीज़ें ही कर रहे हो आप, जो आप कर ही नहीं सकते। 2 चीज़ें करो कि आपको रात को जल्दी सोना है और आपको खाने में ये चीज़ें खानी है, बस सिंपल। उतना बना के करो तो आपका सिर दर्द नहीं बढ़ेगा और आप उसको कर भी पाओगे। अब आप पढ़ रहे हो सुबह सुबह मुझे ये लेना है, दोपहर को मुझे ये लेना है, शाम को मुझे ये लेना है, बाजार से खरीदे जा रहे हो, तो कितने दिन करोगे आप? 10 दिन के बाद तो छोड़ ही दोगे, है ना। और पॉकेट गई वो अलग ही, तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो 2 चीज़ें लो, अपना टाइम से सो, जो आपका प्रकृति के अकॉर्डिंग जो आपको खाना खाना है वो खाओ। कुछ नहीं होता, कोई डिजीज़ भी नहीं होती, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो आराम से हील हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी की इतनी इम्यूनिटी है, उसको डिसोल्व कर देगी। एक एक करके हैबिट्स डेवलप करते रहो। हाँ, एक एक करके ही हैबिट चेंज होगी आपकी ना। तो आप जैसे से अपनी जो भी आपको लगता है कि इस हैबिट की वजह से आपका ये आपकी प्रकृति पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसको धीरे धीरे करके डिसोल्व कर लो। और वो हो भी जाती है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। क्योंकि अगर मेरे अंदर पित्ता दोष है, मैं अपना ही बात करती हूँ, मैं पित्तज प्रकृति है मेरी, तो अगर मेरे अंदर पित्ता दोष है तो मुझे वैसे भी मेरे अंदर जो चीज़ है वो मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे मेरे पास बहुत सारा मान लो प्रोटीन डाइट है, मतलब मेरे पास मैं खाना खाने के लिए बैठी और मेरे पास पनीर भरा पड़ा है कटोरे में, लेकिन मेरे पास रोटी नहीं है, तो मेरा तो रोटी मांगने का मन करेगा ना। प्रोटीन तो मेरे पास है, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो चीज़ है वो आपकी बॉडी वैसे ही नहीं मांग रही आपसे, आप ज़बरदस्ती दे रहे हो उसको। वो कह रही नहीं दो मुझे आप दे रहे हो उसको, फिर वो एक्सेसिव कर रही थी है, फिर आपको पता चलता है कि ये एक्सेसिव हो गया। तो जो आपकी बॉडी आपसे मांगती है उतना ही दो, और आपको पता चलता है। आपके जैसे लोग चलेंगे ना, आपकी एज में भी हमारे कितने लोग बोलते आवाज़ आ रही है पैर से या हाथ से, कहीं से आवाज़ आ रही है, आपकी बॉडी बता रही है मेरे अंदर ग्रीसिंग कम हो गई, मेरे अंदर ऑयल कम हो गया, मेरे को ग्रीस दे दो। लेकिन हम क्या करेंगे, अरे उस डॉक्टर ने बोला बिल्कुल घी नहीं खाना है, बिल्कुल भी खाना ही नहीं है घी और तेल, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी कह रही है मुझे दे दो, मेरे पास कम है, तो आपको देना पड़ेगा। नहीं दोगे तो डिजीज हो जाएगी, फिर आपको अर्थराइटिस हो जाएगा। तो वो चीज़ें समझनी है कि हमारी बॉडी हमसे क्या मांग रही है। तो जैसे मैम अभी आप बता रहे थे कि भाई 2 ही चीज़ें होती है, जैसे सही से आप खा लो और टाइम पे सो जाओ जी। पर अगर हम बात करें कि हमारी आजकल बिजी लाइफस्टाइल है, काफ़ी ज़्यादा लोग काफ़ी बिजी भी रहते हैं, हेल्थ में भी प्रॉब्लम है, मेंटली भी प्रॉब्लम है, तो अगर हम उनको कुछ टिप देना चाहें कि भाई आपके लिए 5 टिप्स हैं, आप इनको फॉलो कीजिए तो आपकी लाइफस्टाइल जो है वो जो भी आपकी लाइफस्टाइल है उसमें आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे अगर आप डिटॉक्स की कंडीशन में हैं तो कौन से ऐसे 5 हम लोग, क्योंकि ये पॉडकास्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अब ख़त्म होने ही वाला है, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे किए हैं, पर मैं चाहूँगा कि एक बोनस मिल जाए लोगों को और उनको एक, अगर कोई बिजी है, जैसे हम लोग भी बिजी रहते हैं, अब आपने बताया ये 2 चीज़ें तो ठीक है, पर इसके अलावा अगर कोई 5 टिप्स मिल जाए जिससे उनकी लाइफ सुधर जाए तो ज़्यादा नहीं बिल्कुल है। देखो ऐसा है, ये चीज़ें जो बहुत सारी चीज़ें तो होती है प्रकृति से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सबके लिए काम करेंगे। जैसे जीरा है, जीरा और सौंफ को ना दीपन और पाचन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बोला गया है। तो जब भी आप पूरा दिन में 1 लीटर जीरा का पानी पीना शुरू कर दो, कि 1 लीटर में 2 चम्मच जीरा डाल दो, 1 चम्मच सौंफ डाल दो, उसको उबाल के अपने फ्लास्क में रख लो, अपने कितना भी बिजी इंसान है साइड में रख लो, अपने साथ लेके जाओ, उसको पूरा दिन पियो और नॉर्मल पानी पियो, तो आपका दीपन पाचन अच्छा होगा।
दीपन पाचन अच्छा होगा तो मेटाबॉलिज्म के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो होंगे ही नहीं, क्योंकि आपका डाइजेशन ही बेटर हो गया। तो एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो 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 इम्पोर्टेंट है वो है कि अपना खाना जो आप खाते हो उसमें 2 चम्मच गाय का घी जरूर लेना है। कोई भी ऋतु है, कोई भी प्रकृति है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 चम्मच का मतलब है 8 से 10 ग्राम। 8 से 10 ग्राम का, कोई भी अगर यंग भी है या बच्चा भी है ना, तो 40 kg भी अगर आप लोगे तो 40 kg में 10 ग्राम का वैल्यू ही कितनी रहती है। कहाँ से वो डिपोजिशन शुरू करेगा? वो सिर्फ लुब्रिकेशन करेगा। और वो सब हमारी लुब्रिकेशन सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे ब्रेन को होती है, तो आपकी मेमोरी विकसित करेगा, बच्चों को तो खास तौर पे। तो ये दूसरा जो टिप है वो गाय का घी, कोई भी घी, लेकिन गाय का हमें बेहतर होता है क्योंकि मेध्य द्रव्य के अंदर आता है। एक होता है तृप्ति आहार भोजन, जो खाना है वो हमें तृप्ति तक खाना है। मतलब कि जो हम खाना खाते हैं तो हमें 4 पार्ट में अगर हमने डिवाइड किया तो 3 पार्ट को ही हमें पेट में डालना है, 1 पार्ट को हमें खाली रखना है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए और अच्छे से उसको जगह मिले घूमने के लिए एक तरीके से। तो वो एक आयुर्वेदा में बोला गया है कि 4 पार्ट में से 3 पार्ट में ही खाना खाने का पेट भरना है और 1 पार्ट को खाली रखना है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी खाना खा रहे हैं हम, ये इसको ध्यान रखना है। एक जो चौथी चीज़ है, अभी के सिनेरियो में जो अभी वर्ल्ड वाइज जो प्रॉब्लम जो आ रही है, बोन डेंसिटी की रिड्यूस हो रही है, तो उसमें अगर आपने अपने खाने में 15 से 20 मखाना या 15 ही ले लो, 10 से 15 भी ले सकते हो, डेली में आप डाल दो मखाना खाने में, तो वो आपके ना बहुत सारी चीज़ों पे काम करेगा। आपकी बोन डेंसिटी को तो बढ़ाएगा, आपके हेयर्स को भी बहुत अच्छा करेगा, क्योंकि अभी तो हेयर के लिए भी तो हमें चाहिए होता है ना। तो वो आप अपने खाने में डाल दो, वो डेली डाल दो। और देखो खाली मतलब सूखा होता है तो आप उसको कैरी कर सकते हो, कितना होता है कहीं पे भी डाल दोगे, 10 दिन तक भी पड़ा रहेगा तो भी पड़ा ही रहेगा। तो एक ये हो गया। और एक चीज़ जो है मशरूम स्पेसिफिक जो वेजिटेरियंस पीपल्स होते हैं उनके लिए मशरूम को हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर बनवाओ। बनवाओ भी और खाओ भी, है ना। तो वो भी खाना है, तो मशरूम को 2 से 3 बार वीक में ज़रूर बनवाना है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आप करेंगे ना, तो आपकी काफ़ी चीज़ें, काफ़ी हद तक आपकी जो बॉडी की हेल्थ है वो मेंटेन रहेगी। ठीक है। ओके, तो मैम टुवर्ड्स द एंड, जैसे अभी भाई ने बताया कि अब हमारा पॉडकास्ट हम एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, तो बीच में हमने अभी तक हमने सारी आयुर्वेदा के ऊपर बात करी है, बट बीच में हमने टॉपिक छेड़ा था विरेचन का भी जी। तो उससे रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ कि पंचकर्मा का क्या रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन में? देखो, पंचकर्मा का मेन रोल ही पंचकर्मा का है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया कि शमन और शोधन जो चिकित्सा है, तो शमन में तो आधे लोगों को पता ही नहीं चलता है क्योंकि बिजी होते हैं ना, बहुत सारे सिम्टम हम अवॉइड कर जाते हैं, स्किप हो जाता है। कई बार नोट किया कि मैंने अरे मेरा हाथ में थोड़ी आवाज़ आई, लेकिन काम में लग गए तो भूल गए, तो धीरे धीरे करके वो एक्यूमुलेट हो जाता है, फिर वो डिजीज ही बन जाती है, तो फिर शोधन ही करना पड़ता है ना। तो शोधन में तो विरेचन वमन जो है वो पंचकर्म के ही पार्ट है। पंचकर्म मतलब 5 कर्म है उसमें ना, वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती और नश्यम, है ना। तो उसमें क्या होता है, वमन विरेचन में मैंने बताया कि वोमिट करते हैं, विरेचन के थ्रू हम पूरा जितना भी हमारा पित्ता दोष है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करते हैं। आस्थापन और अनुवासन बस्ती क्या होती है, वो वाता पे काम करती है, उसको वाता को क्लीन आउट करने के लिए होती है। नशम क्या होता है, हमारे जितने भी ENT वाले डिजीज होते हैं ना, आइज वीक हो गया, हेयर फॉल हो गया, है ना, ईयर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमारे गले में कुछ प्रॉब्लम है, तो जो नशम कर्म होता है वो हम नोस्ट्रिल्स के थ्रू कुछ ड्रॉप्स डालते हैं पहले, वो एक प्रोसेस है पूरा। तो उसमें जितने भी ENT रिलेटेड डिजीज हैं, इवन मेमोरी की भी, तो वो हमारे नशम में आता है, तो वो उसको उस तरीके से हम शोधन करते हैं। तो ये पूरा पंचकर्मा है जो कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। ओके। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आज आपने यहाँ पे टाइम निकाला और काफ़ी नॉलेज मिली, काफ़ी इन डेप्थ बात करी है। मैंने इंटरनेट पे इतना कुछ आज तक नहीं देखा। डिटॉक्स से रिलेटेड तो हम भी कल सर्च कर रहे थे पर हमें मिला नहीं कुछ भी, और 2-3 से अब मिलेगा। नहीं, थैंक यू सो मच मैम, इतनी अच्छी नॉलेज शेयर करने के लिए हमारे साथ, और थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए।